दोस्तों स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। और ये प्रश्न अर्थव्यवस्था से लिए गए हैं, इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं। मैं आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, आप सभी लोग जिस किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, या फिर यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी हो, या एसआई हो, पुलिस हो, चाहे कोई भी कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इकोनॉमी आती है और अच्छे से, यानी कि अच्छे खासे नंबर से आती है। कम से कम 5 से 10 नंबर की आती है। और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है जिस पर हमारे घर से लेकर के विश्व तक इसी इकोनॉमी पर बेस रहता है। जिस देश का या जिस घर का बेस इकोनॉमी नहीं होता है, वो घर में कुछ नहीं होता है, वो घर एक नरक के समान दिखाई पड़ता है, क्योंकि हर समय कलेश ही कलेश रहता है। ऐसे घरों में मैंने अक्सर देखा है। आप समझिएगा, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो हमारे हर किसी के काम की है। इसे पढ़िएगा, इस इकोनॉमी में क्या प्रश्न आते हैं, क्या ऐसे आते हैं, उन सभी को मैं करा रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को कीजिएगा और पूरे वीडियोस को देखें, आधा वीडियो ना देखें। आप सबसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है। और आपसे एक बात मैं और कह रहा हूं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट भी होते रहें। अब मैं आपको आगे प्रश्न करा रहा हूँ, उन्हें समझिएगा। जो प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जल्दी कराऊंगा जितनी जल्दी हो सकेगा और अच्छे से अच्छा। देखिएगा, प्रश्न किया गया है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में मात्रात्मक वृद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आर्थिक वृद्धि या समृद्धि। क्या होगा? आर्थिक वृद्धि या समृद्धि। यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझिएगा अगले प्रश्न के रूप में। अगला प्रश्न क्या है उसे समझो। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों ये जॉन टिनवर्जन थे, इन्होंने किया था, जॉन टिनवर्जन ने। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये मॉरिस डी मॉर्टिस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मॉरिस डी मॉर्टिस को। आप समझ लीजिएगा आगे प्रश्न क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से। आ जाइएगा, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटक कौन से हैं? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बारे में ज्ञात कराती हैं। अब आ जाइएगा आगे, 1 मिनट, हाँ कुछ बढ़ते हैं और आगे पहुंचते हैं। यहाँ पर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की गई है तो विलियम नॉर्धस तथा जेम्स रॉबिन ने की थी। किसने? विलियम नॉर्धस तथा जेम्स रॉबिन ने। अब आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिए। शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में किसने किया था? तो डेली तथा काव, ये 2 वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या कहेंगे इनको? ये अर्थशास्त्री ही थे। तो अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक तो हम कह ही सकते हैं ना उन्हें। तो अर्थशास्त्री थे डेली तथा काव, इन्होंने शिक्षा सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी। और कब दी थी? 1989 ईस्वी में दी थी। अब आ जाइएगा आगे, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा सूचकांक का जो शिक्षा सूचकांक है ये क्या व्यक्त करता है? दोस्तों शिक्षा सूचकांक जो व्यक्त करता है वयस्क साक्षरता तथा संयुक्त सकल नामांकन सूचकांक को व्यक्त करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है उससे समझिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया है, किसी भी देश में जन्म के समय लोगों की सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि की माप क्या कहलाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीवन प्रत्याशा सूचकांक। क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है उसे समझिए। अधिकतम जीवन प्रत्याशा तथा न्यूनतम जीवन प्रत्याशा
क्रमशः कितने वर्ष मानी गई है? तो अधिकतम 85 वर्ष और न्यूनतम 25 वर्ष मानी गई है। आप समझ लीजिएगा आगे प्रश्न क्या कहा गया है, उसे समझो। दोस्तों आगे प्रश्न कहा गया है मानव विकास सूचकांक का मान कितना होता है? तो मानव विकास सूचकांक का मान दोस्तों 0 से 1 के मध्य होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिए। हरित लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये पर्यावरणीय लेखांकन के रूप में जाना जाता है। किसके? पर्यावरणीय लेखांकन के रूप में जाना जाता है। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं हम लोग। देखिएगा पर्यावरणीय लेखांकन की विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? तो ये पियर्स एवं बारफोर्ड नाम के दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस विधि को सर्वप्रथम विकसित किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। ग्रीन जीएनपी की अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ये 1995 में किया गया था। विश्व बैंक द्वारा सर्वप्रथम 1995 में किया गया था। आप समझ लीजिएगा आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वो प्रश्न क्या उन्हें समझते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के प्रश्न हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित जो संपदा है उसकी वह अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है जिसे एक देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते हुए प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन जीएनपी। क्या कहते हैं? ग्रीन जीएनपी कहते हैं। आप समझ लीजिएगा यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि पोषित आर्थिक कल्याण की जो अवधारणा का प्रतिपादन है वो 1994 में किसने किया था? तो टी जैक्सन तथा एन मार्क्स ने। दोस्तों अभी तक जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है इस चैनल को वो लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और वीडियो आधा प्लीज़ ना देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखें, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब बढ़िएगा आगे, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देख करके या थोड़ा 1-2 मिनट का वीडियो देख करके छोड़ देते हो, ये चीज़ गलत है। आप समझ लीजिएगा मैं वो प्रश्न कराता हूँ जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैं कुछ दिन बाद कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आने की, तो एक ना एक दिन लाइव अवश्य आऊँगा। ये मत सोचना कि 1000 नहीं हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर तो मैं लाइव नहीं आऊँगा, तो लाइव नहीं आ सकता। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ मैं अवश्य बताऊँगा कि मैं सामने अवश्य पढ़ाऊँगा, कैमरे के सामने पढ़ा रहूँगा। तो उसमें हम जो वीडियोज़ डाउनलोड करूँगा तो उन्हें अपलोड देख लेना उन वीडियो को, आप मेरे साथ दीजिएगा। देखिएगा प्रश्न क्या है अगला। समायोजित निवल बचत दृष्टिकोण का प्रतिपादन वर्ष 2000 में किसने किया था? तो ये हैमिल्टन नाम के एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने इस काम को अक्सर किया था, इस बचत दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों उसे समझिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं कि आर्थिक वृद्धि दर तथा प्रदूषण के केंद्रीकरण के मध्य पाया जाने वाले संबंध का रेखीय चित्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र क्या कहलाता है? पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न को ओर कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? किसका? पर्यावरणीय कुजनेट वक्र का जो प्रतिपादन किया था साइमन कुजनेट्स ने। किसने किया था? साइमन कुजनेट्स ने। आप बढ़िएगा आगे, अगला प्रश्न क्या है उससे समझिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है किसी देश या समाज या समूह द्वारा पृथ्वी के उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से प्रति इकाई खुशहाल जीवन के औसत वर्ष की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स कहा जाता है। आप बढ़ते हैं आगे, आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझ लीजिएगा। आगे प्रश्न कह रहा है हैप्पी प्लैनेट्स इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन द्वारा। आप बढ़ते हैं आगे और आगे क्या कह रहा है उससे समझ लेते हैं। समझिएगा डेनिसन इंडेक्स का प्रतिपादन 1962 में किसने किया था? तो ये एडवर्ड डेनिसन ने किया था। किसने? तो डेनिसन की बात कर रहा है तो एडवर्ड डेनिसन ने ही किया होगा। तो ये जायज़ सी बात है, तो इसको लगा सकते हैं हम लोग ना। अब आ जाइएगा अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझ लीजिएगा। अगला कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास का वास्तविक मापक क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक। क्या है? राष्ट्रीय समृद्धि सूचकांक। आप बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसे समझते हैं, समझो अच्छे से। पूंजी की कुल मात्रा तथा उस वर्ष के उत्पादन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये पूंजी उत्पाद अनुपात कहलाता है। आप बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन सभी को आप सभी लोग पढ़िएगा और लाइक शेयर कीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे साथ दीजिएगा आप सभी लोग। आप समझिएगा। हाँ अब देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दोस्तों आर्थिक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, अब बढ़िएगा आगे। आगे क्या कह रहे हैं, नेवल कुल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? दोस्तों आर्थिक विकास दर कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, आर्थिक विकास दर को किन मूल्यों पर आकलित किया जाता है? दोस्तों ये चालू तथा स्थिर किया जाता है। क्या किया जाता है? किन मूल्यों पर? चालू तथा स्थिर मूल्यों पर आकलित किया जाता है। आप बढ़िएगा आगे। आगे क्या कह रहा है उसे समझते हैं। दोस्तों आगे कह रहा है किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को क्या कहा जाता है? तो मांग का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मांग का नियम कहा जाता है। अब बढ़िएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। इसका अर्थ क्या होता है एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाना? जैसे की बात ये कहते हैं कि आपने किसी फल को लिया, अगर रेट बराबर के रूप में आते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम मेरे फल ले लो और मैं तुम्हारी कुछ सब्जियां ले लेता हूं, या तुम मेरे इस चीज़ को ले लो मैं तुम्हारे इस चीज़ को ले रहा हूं। यानी कि एक दूसरी वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान ही प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं। दोस्तों आप समझिएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कहा गया उसे समझो। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। आप बढ़िएगा आगे। आगे प्रश्न क्या कहा गया है उससे समझते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है? दोस्तों ये सामान्य वस्तुएं हैं, कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ आ जाइएगा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत यानी कि ऋणात्मक संबंध पाया जाता है? तो ये निम्न कोट की वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? निम्न कोट की वस्तुएं कहलाती हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किसी पदार्थ की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मिलते हैं कल। और इससे पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सही लोग मेरा साथ दीजिएगा टेलीग्राम पर भी, और टेलीग्राम पर इन सब पर मेरे सर्वेश्वर स्टडी चैनल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका श्रेय हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आप जब शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स अच्छे से करते हो और वीडियो पूरा देखते हो तो मुझे वास्तव में खुशी होती है। और आप सबसे से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, आधा ना देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों हर वीडियो के अंत में मैं एक बात बोलता हूं, वो आज मैं फिर कह रहा हूं कि अपने माता पिता की तरह
इस भारत देश की भी सेवा करना आप ही का अधिकार है और आपको ही करनी चाहिए और हम सब भी कर रहे हैं मिल कर के। देखिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ या किसी नए ऐसे प्रश्नों के साथ जो तुम्हें पूछे जा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना।